जो मुद्दे बिहार में उठाए जा रहे हैं, आखिरकार भारत सरकार इतने सालों से क्या कर रही है? यह लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जो आज दूसरे दलों को घेर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाना, जहां पर हत्या होना, तो इससे तो पता लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहाँ, और वो भी चुनाव के दौरान अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो प्रश्न लग रहा है कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है, भारत सरकार क्या काम कर रही है। और ये एक महिला का दुख है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्य संगठन में की है। अगर उसका दुख ये है तो सोचो और न जाने कितना दुख होगा। इसीलिए आंकड़े अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। जहां सुझाव आए वहीं ये भी बात रखी गई कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने के लिए मॉडर्न और समय के हिसाब से जो पढ़ाई और टेक्नोलॉजी है, अगर उस तरह की यूनिवर्सिटी बने सरदार पटेल जी के नाम पर, तो वो हम लोग बनवाने का काम करेंगे आने वाले समय में। कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है हर वोटर की और इतनी बड़ी वोटर लिस्ट बनने जा रही है, तो एक महत्वपूर्ण डेटा जो हम सब लोग मांग करते रहे हैं, उसके लिए केवल एक कॉलम और बढ़ाना है। जाति जनगणना तो बाद की बात, लेकिन प्राइमरी जाति जनगणना तो हो ही सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर में एक कॉलम और दिया जाए जिससे जाति जनगणना की जा सके। 150वीं जयंती सरदार पटेल जी की मना रहे हैं। लौह पुरुष, भारत रत्न और देश को एक बहुत फर्म नेता और एक स्ट्रांग लीडर, जिन्होंने भारत को एक करने के लिए और भारत की रियासतें, भारत को भौगोलिक दृष्टि से बड़ा बनाने के लिए लौह पुरुष ने जो फैसले लिए, आज हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके अपने देश को और प्रदेश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। वहीं आचार्य नरेंद्र देव जी को भी याद हम लोग कर रहे हैं, जो जनक रहे समाजवादी आंदोलन के। वो एक शिक्षक तो थे ही, कई संस्थाओं में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के समाजवादी आंदोलन को बढ़ाया। हम उनको भी याद करते हुए समाजवादी प्रदेश भारत कैसे बने, उस दिशा में हम लोग लगातार मिलकर के काम करेंगे। आज बहुत सारे जागरूक, प्रतिष्ठित, सम्मानित लखनऊ और आसपास और उत्तर प्रदेश के लोगों से मुलाकात और उनके विचारों को सुनने का मुझे मौका मिला। उनके ही बीच से कई महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और देश के परिवर्तन के लिए, प्रदेश के परिवर्तन के लिए और समाज को खुशहाल और एकजुट करने के लिए जो विचार आए, मैं उनके विचारों से अपने आप को जोड़ता हूं, उनकी भावना से अपने आप को जोड़ता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि पीढ़िए हम सब लोग उसी दुख की कड़ी से बंधे हुए लोग हैं। हम सब लोग एक ही विचारधारा पीढ़ी के साथ मिलकर के बदलाव लाने का काम करेंगे। जहां सुझाव आए वहीं ये भी बात रखी गई कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने के लिए मॉडर्न और समय के हिसाब से जो पढ़ाई और टेक्नोलॉजी है, अगर उस तरह की यूनिवर्सिटी बने सरदार पटेल जी के नाम पर, तो वो हम लोग बनवाने का काम करेंगे आने वाले समय में। उनके सम्मान के लिए भी कोई बड़ा काम और भी करने का काम करेंगे। वहीं ये भी सुझाव आया है कि जब एसआईआर हो रही है उत्तर प्रदेश में, एसआईआर बड़ी एक्सरसाइज है जहां पर सरकार के अधिकारी हर घर जाएंगे, हर घर में विजिट करेंगे, हर वोटर से संपर्क जुड़ेगा। वहीं पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी जुड़ेंगे, वो भी अपनी वोटर लिस्ट ठीक कराने के लिए बीएलओ के साथ संपर्क रखेंगे। उस समय हम लोग मांग करते हैं कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है हर वोटर की और इतनी बड़ी वोटर लिस्ट बनने जा रही है, तो एक महत्वपूर्ण डेटा जो हम सब लोग मांग करते रहे हैं, उसके लिए केवल एक कॉलम और बढ़ाना है। जाति जनगणना तो बाद की बात है, लेकिन प्राइमरी जाति जनगणना तो हो ही सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर में एक कॉलम और दिया जिससे जाति जनगणना की जा सके। और भविष्य में, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग है,
हमें योजनाएं लागू करनी है या तमाम गरीब परिवार के लोगों तक योजनाएं पहुंचानी है, आर्थिक सामाजिक रूप से उन्हें बराबर खड़ा करना है। जिस तरीके से मंडल कमीशन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तमाम लोगों ने समय समय पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए, अगर एसआईआर में एक कॉलम बन जाएगा और जाति गणना हो जाएगी तो हमें सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए और आसानी हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात को मानेगी और ये जो हमारा सुझाव है इसको लागू करेंगे। मैं सीरियस नोट पे ये बात कहना चाहता हूं कि जो मुद्दे बिहार में उठाए जा रहे हैं, आखिरकार भारत सरकार इतने सालों से क्या कर रही थी? या लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जो आज दूसरे दलों को घेर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाना, जहां पर हत्या होना, तो इससे तो पता लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहां। और वो भी चुनाव के दौरान अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो प्रश्न लग रहा है कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है, भारत सरकार क्या काम कर रही है। ये भी आपको पता होगा, एक प्रदेश के अध्यक्ष से उन्होंने पूछा योजना कैसी चल रही है, इनको पहचानते हो? तो याद है उस महिला ने क्या कहा था? मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो सोचिए आप। और ये एक महिला का दुख है और वो भी भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्य संगठन में की है। अगर उसका दुख ये है तो सोचो और न जाने कितना दुख होगा। इसीलिए आंकड़े अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। और अभी हाल में ही एक पुलिस के अधिकारी पकड़े गए हैं। वो खबर नहीं पढ़ रहे थे, अखबार में कुछ पैसा छिपा रहे थे। पहले एक गाड़ी पलटाई थी, वो सरकार पलटने से बचाई थी, वो विकास दुबे थे। और अखिलेश दुबे को भी इस डर से जिंदा रखे हुए हैं, बचा रहे हैं। सच्चाई बाहर आ गई तो सरकार चली जाएगी, सरकार की पोल खुल जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की पोल खुल जाएगी। इसमें आप लोग हमारा सहयोग करो। हालांकि विषय से अलग चला जाऊंगा मैं, लेकिन हमारे प्रेस के साथियों का ये भी योगदान रहता है कुछ न कुछ। अभी हाल ही में त्योहार के समय पर मैंने कहा सुझाव दे दूं एक आपको। मैंने सुझाव दिया, मैंने दियों के खिलाफ तो नहीं बोला था ना। मैंने कहा सुझाव देता हूं कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां महीनों रोशनी रहती है। फिर घसियारी मंडी के लोगों को मैंने एक वीडियो डाला कि कम से कम यहां देख लो कि भाई दिए भी जल रहे हैं और रोशनी भी है भगवान कृष्ण के। अरे चैनल वालों, अखबार वालों, आज सरदार पटेल जी को तो याद करो। लोह पुरुष सरदार पटेल जी क्या देश बनाना चाहते थे, मजबूत देश बनाना चाहते थे। हमारे कमजोर प्रेस के लोग कैसा मजबूत देश बनाएंगे बताओ। मैं अपना वीडियो दिखाना चाहता हूं और आपका भी वीडियो दिखाना चाहता हूं। क्या मजबूरी है वीडियो के, मतलब प्रेस के लोगों की। तो जो बात आप कह रहे हो, कानपुर वाली बात, वहां पर पूरे सरकार के अधिकारी उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। यहां जितने लोग आए हैं, हम तो चलो लखनऊ रहते हैं, हमें तो लोग बताते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। ये तो जमीन पर रहते लोग हैं। इतना उत्तर प्रदेश में करप्शन कभी नहीं था जितना इस समय चल रहा है, चाहे वो तहसील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे किसी लेवल पर हो। और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो करप्शन है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। अपॉइंटमेंट से लेकर के भेदभाव है, अपॉइंटमेंट का भेदभाव है। अपॉइंटमेंट किसको मिल रहा है और कौन वाइस चांसलर बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा पहले अपने हम वीडियो दिखाएं, फिर अपने प्रेस के साथियों का जो उनका है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि अंतर्गत समाजवादियों को लड़ना तो उद्योगपतियों से पड़ेगा। जो ताकतें पीछे हैं, आप तो क्या, हम क्या क्या बोले आपको, आप तो हमारे साथी हो, आप भी परिवर्तन के साथ हो। मैं देखता हूं जब मैं कहता हूं 27 में सरकार बनने जा रही तो आधे से ज्यादा चेहरे खुश हो जाते हैं, देखिए। तो ये तो अपने साथी हैं, ये हमारे खिलाफ नहीं है। इनके जो पीछे ताकतें हैं वो हमारे खिलाफ हैं। अरे गन्ना, आज हाँ गन्ना को बोलते हैं। हाँ देखिए, जो रुपया और बढ़ना चाहिए। हमारे किसान जो गन्ने की पैदावार कर रहे हैं, गन्ने की कीमत अच्छी मिलनी चाहिए। और
कम से कम वो भाव मिलना चाहिए जिससे उसके परिवार में खुशहाली आए, लाभकारी मूल्य हो। लाभकारी मूल्य के लिए रास्ता निकालना चाहिए। और तब जब सरकार मुनाफा कमा रही है, मुनाफा सरकार कमा रही है और सरकार के लोग कमा रहे हैं मुनाफा। कितने वर्ष लग गए उन्हें गन्ने की कीमत बढ़ाने में, और विज्ञापन कितना बढ़ा दिया इन्होंने, और अंग्रेजी के अखबार में विज्ञापन दिया। बताओ कितने किसान पढ़ लेंगे अंग्रेजी के विज्ञापन को? क्या हम इतना पेमेंट कर चुके, इतना पेमेंट कर चुके, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और खाद है नहीं, डीएपी है नहीं, कीटनाशक दवाइयां महंगी, डीजल कितना महंगा था। हाँ एनपीके कुछ भी नहीं है, एनपीके नहीं है, बताइए आप। और फिर जब धान तैयार है हमारे किसानों का, बताओ कहां खरीद हो रही है धान? एमएसपी जो तय है वो भी कहीं उपलब्ध नहीं, कहीं दे नहीं ले पा रहा किसान। कोई जिला नहीं, ये फतेहपुर के कहीं एमएसपी नहीं मिल रही होगी। 16-1700 में बताइए आप कौन ले जा रहा है? और एमएसपी का जो ऐलान है वो कितने का है? वो आखिरकार बीज का कौन ले जा रहा है पैसा? सोचिए कहां जा रहा है पैसा। और आपको मैं बता दूं, गन्ने के कीमत तो बढ़ाई, प्रचार बड़ा किया, लेकिन आप एक खबर नहीं सुन पाए और आपने भी जानी होगी, मंडियां बेचने की तैयारी है। जो 3 काले कानून थे किसानों के, उसमें ये भी ऑप्शन था, उस कानून में ये भी था कि प्राइवेट की जाएंगी मंडियां प्राइवेट हाथों में होंगी। तो आप बताइए, एक सरकार जो गन्ना किसानों का इतने वर्ष लग गए बढ़ाने में, जो जिससे लाभ भी नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा, और बहराइच की चीनी मिल 100 करोड़ से ज्यादा पैसा लेके भाग गई, बंद कर दिया। और तमाम मालिकों से मिली हुई सरकार है ये। जब हमारे आपको धोखा दे रहे थे प्रचार से, तो पीछे मंडी बेचने का फैसला ले रहे थे। बताइए मंडियों की कीमत क्या है? यहां जितने लोग जानते हैं, मंडियां बहुत कीमती जमीन पर हैं। शहरों में जो मंडियां हैं उसकी जो रियल एस्टेट वैल्यू है न जाने कितनी है। तो रियल एस्टेट वैल्यू को देखते हुए मंडियां नहीं चलाना चाहते, किसान को नहीं लाभ देना चाहते, वो मंडियां बेचने की तैयारी कर रहे हैं। न केवल मेरे साथी, ये अन्याय दलित समाज के साथ तो है ही है, लेकिन अभी बलरामपुर की घटना आप लोगों ने सुनी होगी और देखी भी होगी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग और स्वजाति भाई लोग किस तरीके से अपमानित कर रहे हैं और जान लेने गए। बताइए आप, हत्या करने गए। थाना बलरामपुर नगर की कोतवाली का है, जहां पीड़ित समाज के साथ ही अन्याय हो रहा है बड़े पैमाने पर, और न्याय नहीं दे रही सरकार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना अन्याय इस सरकार में, और जो कहती है जीरो टॉलरेंस फॉर लॉ एंड ऑर्डर। काय का जीरो टॉलरेंस है आपका? दलित वहां मारे जा रहे, दलितों से यहां अन्याय हो रहा है, पिछड़ों के साथ वहां अन्याय हो रहा है। और बीएलओ और एडीएम इलेक्शन देखने वाला अधिकारी कौन होगा? एक भी पीडीए का नहीं है। ये क्या तैयारी है आपकी? जब अयोध्या हार गए ये लोग, अयोध्या का चुनाव अलग कराया, और अयोध्या के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाए गए थे और जो चुनाव के अधिकारी बनाए गए थे, वो बाकायदा खास लोगों को बनाया गया था, जो सरकार के खास लोग हैं उनको बना करके भेजा गया था। क्या बताएं मेडिकल के लिए? ये घटनाएं, सूचनाएं लगातार मिल रही हैं, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो सरकार में हैं, जब इन्हें अच्छा इलाज कराना होता है तो समाजवादी सरकार में बना हुआ मेदांता अस्पताल में जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को भरोसा दिला सकता हूं कि जिस तरह कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट, या लोहिया अस्पताल में फ्री इलाज होता था, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ्री इलाज होता था, केजीएमयू में गरीबों के इलाज के लिए अलग से फंड दिया जाता था। किसी भी गरीब परिवार के सदस्य को अगर अस्पताल भेजा जाएगा तो उसका फ्री इलाज होगा, उस पर कोई भी अतिरिक्त खर्चा नहीं आने दिया जाएगा, और मेडिकल की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। जब 4 लाख करोड़ के लगभग यूपी का बजट समाजवादी सरकार में था, तो बड़े पैमाने पर 108, 102 एम्बुलेंस चलाई गई थी,
जिससे फोन करने पर गरीब के गांव घर पहुंच करके एम्बुलेंस अस्पताल तक ले जाती थी। आज तो 8 लाख करोड़ है। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल एम्बुलेंस बढ़ाया जाएगा बल्कि सुविधा अस्पतालों में दी जाएगी, जिससे किसी भी गरीब को इस तरह की समस्या का समाधान फेस न करना पड़े। दूसरा, इनकी सरकार में इलाज कराना, अगर आप इलाज कराने गए तो पता लगा आपको भी ओटी में पहुंचा देंगे। जब होश आएगा ओटी में तो कहोगे हमें तो इलाज किसी और चीज का चाहिए था। सोचिए आप, दाएं पैर में बताओगे कि प्लास्टर बंधना है, कहो बाएं बांध दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।